हाय गाइज, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। टुडेज लेक्चर इज समथिंग डिफरेंट क्योंकि आज हम किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ते कैसे हैं। हर एक सब्जेक्ट अपने आप में डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर ऑन हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी। उस लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप बिना ये जाने कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो नो डाउट आप उसमें जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनको समझ पाएंगे, लेकिन जितना आप उस सब्जेक्ट से गेन कर सकते हैं, जितना आप उससे सीख सकते हैं, उसका 100% तो आप नहीं सीख पाएंगे अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है तो। राइट, तो इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि ये जो तरीका है या जितने भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ ये कहीं से कॉपीड नहीं है या ये मैंने कोई और खुद दूसरा वीडियो देखकर नहीं बनाए। आई हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग दीज सब्जेक्ट्स सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। बहुत सालों से मैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रही हूँ, अलग अलग चीज़ें रीड कर रही हूँ, रिपीटेशन हो रहा है काफ़ी। राइट, तो इस रिपीटेशन से मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मैंने सब्जेक्ट को पढ़ा है जिसने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया है, क्योंकि टॉपिक्स इनबिल्ट होना चालू हो गए हैं। राइट, और ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को अगर मैं आज 11वीं बार भी आज पढ़ने वाली हूँ तो पिछले 10 बार से कुछ ज़्यादा गेन कर पा रही हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स। डन। एंड ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारा जो एक वे मैं आपको बताने वाली हूँ हिस्ट्री पढ़ने का, ये चाहे आप 8th 9th 10th में पढ़ लें, 11th 12th में पढ़ लें, अगर आप ग्रेजुएशन में आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया तब वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी और एमपीपीएससी, यहाँ पर भी हिस्ट्री को पढ़ने के तरीके जो हैं वो कहीं ना कहीं सेम होते हैं। दिस इज़ माई वे। ठीक है, मेरे जितना भी मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है उसके अकॉर्डिंग ये तरीका मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। आपके कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं। राइट, आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज विथ यू। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। देखो, हिस्ट्री का पहले कैरेक्टर समझे। हिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली आपको पास्ट के बारे में बता रहा है। अब जो चीज़ें हो गई हैं हमें उन्हें पढ़ना क्यों है? फर्स्ट क्वेश्चन, जो चीज़ें हो गई हम क्यों पढ़ें? हमें उनको इसलिए पढ़ना है क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस से हम सीख पाते हैं, है ना। पुराने समय में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस से सीखना इंपॉर्टेंट है, तो हम इसलिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सेकेंड, आपकी कंट्री की जो हिस्ट्री है उससे आप अपनी कंट्री के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से नॉलेज गेन कर पाएंगे, है ना। आपको पता होगा कि आपकी कंट्री में, अगर आपको यही नहीं पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर 200 साल राज किया है, तो फिर आप उस फ्रीडम को या आप उस इंडिपेंडेंस की वैल्यू नहीं कर पाएंगे। गेटिंग? इसलिए हमको इन सारी चीज़ों के बारे में, इंडिया एज एन कंट्री, उसके सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में हमको पढ़ाया जा रहा है इन दिस सब्जेक्ट। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना कैसे है। हिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है एनसीईआरटीज़। किसी भी लेवल पर आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, एनसीईआरटीज़ आर बेस्ट। वाई? क्योंकि एनसीईआरटीज़ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक प्रिसाइज तरीके से बताने की कोशिश की है, और वो भी अलग अलग नज़रिए से। ठीक है, मतलब हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश आपकी एनसीईआरटीज़ करती है। तो इवन अगर आप किसी हायर लेवल की बुक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, तो भी आप पहले एनसीईआरटीज़ को कवर करें। राइट, क्योंकि जो बातें आपकी दूसरी और एडवांस बुक्स में लिखी होंगी, है ना, वो कहीं ना कहीं इसके बेसिस पर ही लिखी गई हैं। राइट, सो इफ़ यू आर रीडिंग एनी एडवांस बुक फॉर हिस्ट्री, सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप एनसीईआरटी जो भी उस रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड है उसको उठाएं और पहले एनसीईआरटी कवर करें। ठीक है, अब एनसीईआरटी भी पढ़ने का सही तरीका क्या है? मल्टीपल रीडिंग्स। मल्टीपल रीडिंग्स मतलब, अगर आप चाहते हैं या अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने एक बार किसी चैप्टर को रीड किया हिस्ट्री में और आपको समझ में आ जाए, तो रीड करते करते अगर आप फोकस होकर रीड करते हैं तो समझ में आ सकता है, लेकिन आपको बार बार उसकी रीडिंग करनी ज़रूरी है ताकि आप उसमें से जिस्ट निकाल पाएँ कि चैप्टर समझाना क्या चाहता है। राइट, अगर आप एक बार रीड करके छोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिमाग में लंबे समय तक नहीं रहेगा, प्लस आप अपने दिमाग में लिंक्स बना नहीं पाएंगे उस चैप्टर को याद रखने की। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार चैप्टर रीड करो, थोड़ा सा कम स्पीड में रीड करो। ठीक है, मतलब समझने के लिए, लाइन बाय लाइन समझने के लिए आराम से रीड करें। सेकेंड रीडिंग में आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे? जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे या आप थर्ड रीडिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि
कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो आप उन टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक तरफ लिखें और नॉन इम्पॉर्टेंट या फिर जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी में आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस से दिए गए हैं, तो उनको एक तरफ रख लो, ठीक है। उनका 1-2 लाइन में आप समरी लिख लो, ख़त्म। उन पैराग्राफ्स पर आपको बार बार जाना नहीं है, सिर्फ आप अपनी लिखी हुई समरी पढ़ें, दैट्स इट, राइट। तो जब भी आप मल्टीपल रीडिंग्स करते हैं तो पूरे चैप्टर में से आप टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक याद रखने जैसा है ना, या कौन सा टॉपिक जब आप अपने पूरे चैप्टर की एक समरी बनाएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा या आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा, जिसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं आपके एनसीईआरटी में जिसमें आपको केस स्टडीज़ दी होती हैं, तो एग्जाम में कोई आपसे केस स्टडी थोड़ी ना पूछेगा, नीदर आपको कभी भी केस स्टडीज़ को ज़्यादा कहीं पर मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो केस स्टडीज़ से क्या सीखने को मिल रहा है या केस स्टडी का रिजल्ट क्या है, क्या समझाना चाह रही है, वो एक तरफ मेंशन कर लो, राइट। पूरी केस स्टडी को कहीं पर भी नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको 50 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल रीडिंग का मतलब है कि आपने एक बार रीड किया तो जब आप दोबारा रीड करेंगे तो पहली रीडिंग से कम समय लगेगा, तीसरी बार रीडिंग करेंगे तो बाकी 2 रीडिंग से और कम समय लगेगा, है ना, क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग में रिवाइज हो रही हैं, राइट। तो यू विल टेक लेस टाइम। टॉपिक्स को जब आप सेग्रीगेट कर लेंगे तो अपने आप आपकी डेट्स सेग्रीगेट हो जाएंगी। हिस्ट्री में एक मिसकंसेप्शन है एक तरीके से, हम कहें कि बहुत सारी डेट्स याद रखनी पड़ती है, नहीं, बहुत सारी डेट्स जो याद रखने की होती हैं वो वैसे भी आपको मल्टीपल रिवीजन से याद हो जाती हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके एनसीईआरटी में जितनी भी डेट्स हैं आपको सारी याद करनी है, नो। जब आप मल्टीपल रीडिंग करेंगे, जब आप टॉपिक्स को सेग्रीगेट करेंगे तो आपको अपने आप समझ आने लग जाएगा कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली वी आर हैविंग अ ह्यूमन माइंड, ठीक है। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं याद रखने के लिए, आप कोशिश भी नहीं कर सकते कि आप सारी की सारी डेट्स को याद रखें, राइट। जनरली डेट्स का मतलब यहाँ पर हम ईयर की बात कर रहे हैं, है ना। वो डेकेड या फिर वो पर्टिकुलर ईयर आप याद रखें, उसमें भी जो एक डिटेल की, जैसे 1 Feb 1 Jan, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और उसमें से भी जो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मल्टीपल रीडिंग आपको अपने आप याद करा देगी। इवन यू वॉन्ट रियलाइज़ कि आपको कब डेट्स याद होने लग गई हैं। मल्टीपल रीडिंग, वो बार बार आप डेट देखेंगे तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिक्स होने लग जाएंगी। डन। तो ये सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले तो मल्टीपल रीडिंग कर लो, रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, रीड करके ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी, है ना। तो फोकस्ड रीडिंग जब आप करेंगे तो रीड करके ही अपने आप चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। सेकंड, उससे ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप सेग्रीगेट कर लेंगे कि दोबारा जब रीड कर रही हूँ मैं तो मुझे कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को दोबारा रीड भी नहीं करना, राइट। थर्ड, जब आप टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि कौन सा इवेंट या कौन सा इंसिडेंट इंपॉर्टेंट था जिसकी डेट आपको याद रखनी है, राइट। सारी डेट्स आपको याद नहीं रखनी है। इवन अगर आप छोटी क्लासेस में हैं या अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सी डेट्स याद रखनी की है या नहीं, तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, राइट, कि आप हमें बस इतना बताइए कि डेट्स कौन कौन सी याद रखने की है। और अगर आपके टीचर्स बोलते हैं कि सारी डेट्स याद रखने की हैं तो मत करो, ठीक है। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, अलग अलग जगह से गाइडेंस लेने की कोशिश करो और इंपॉर्टेंट डेट्स बस याद रखो, राइट। अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है कि आप ढेर सारी डेट्स याद करके बैठ रहे हैं। डन। और इतना भी ईजी नहीं लेना है कि कोई भी डेट आपको याद नहीं हो रही है, राइट। चल नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरी लाइन। हिस्ट्री मतलब पास्ट, जो चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो चीज़ें हो चुकी हैं अगर आप उनको एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, अगर आप उनको एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी, है ना। अगर मान लो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि मैं आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, उनके रूल में थे, हमें आज़ाद होना था। अब अगर आप इसको एक टॉपिक की तरह पढ़ोगे तो चांसेस हैं कि आप सीक्वेंस भूलोगे, राइट। लेकिन अगर आप इसको एक पूरी स्टोरी की तरह पढ़ोगे, अगर आप विजुअलाइज कर पाओगे, अपने दिमाग में इमेजिन कर पाओगे कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से हो रही होंगी उस वक्त, राइट, तो उससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, लिखने से पहले आपके दिमाग में समरी बन जाएगी। स्टोरी से यही होता है ना। आपने बचपन में जितनी भी कहानियाँ सुनी होंगी कि कौवे को प्यास लगी थी तो वो उड़ के गया, उसने एक मटका देखा, उसने पत्थर डाला, पानी ऊपर आया, उसने पानी पी लिया, राइट। तो ये क्यों हमें याद है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज क्यों आपको याद है? सिंपल, आपने उनको विजुअलाइज किया है। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू मेक अ प्रॉपर स्टोरी लाइन,
ठीक है, स्टोरी लाइन रखें और साथ में आप उसको क्या कर पाएं, विजुअलाइज कर पाएं, है ना, इमेजिन कर पाएं आप उस चीज़ को, राइट। इसके लिए अब आपके पास इंटरनेट है, बहुत सारे सोर्सेज आपके पास हैं जहाँ से आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, जहाँ से आप बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स बनाते हैं लोग जिसमें पूरे एक स्टोरी की तरह चीज़ों को दिखाते हैं, है ना, यूजिंग वेरियस कैरेक्टर्स, ठीक है, कार्टून्स की तरह दिखाते हैं, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं अगर आपको खुद से विजुअलाइज करने में परेशानी होती है। बाकी डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, खुद से विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, राइट। स्टोरी लाइन जब भी आप देखते हैं, जब भी आप कहानी पढ़ रहे हैं, तो कहानी सिर्फ एक नज़रिए से मत देखो, राइट। कहानी एक नज़रिए से देखने का मतलब क्या है कि जैसा बुक आपको बता रही है वैसा आप बस वैसा आप समझ रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा और तकलीफ दें, ठीक है, उसको थोड़ा सा और फोर्स करेंगे कि भाई इस चीज़ को थोड़ा सा अलग नज़रिए से सोचने की कोशिश करो, राइट। कैसे अलग नज़रिए से सोच सकते हैं आप, दो लोगों की कहानी बताई जा रही है लेकिन एनसीईआरटी में किसी एक का पर्सपेक्टिव बताया गया, तो आप दूसरे के नज़रिए से भी सोचने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा एक्टिविटी है लेकिन अल्टीमेटली इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो चर्निंग करेगा, उसमें थॉट्स की चर्निंग होगी, ठीक है, मतलब माइंड जो है वो काम करना चालू करेगा, राइट। और मशीन की तरह है माइंड आपका, जितना ज़्यादा आप उसको चलाएंगे उतना ज़्यादा काम करेगा और बेहतर काम कर पाएगा, राइट। तो आपको एक स्टोरी लाइन बनानी ज़रूरी है, साथ में आपको विजुअलाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा, आपकी कोर मेमोरी में चीज़ों को डालते जाएगा। जब भी आप विजुअलाइज करते हैं तो आपकी मेमोरी उन चीज़ों को लेकर स्ट्रॉन्ग होने लगती है, राइट। नेक्स्ट, कॉजेज, रीजंस एंड रिजल्ट। देखो, अब आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो हर कहानी में कोई भी चीज़ हो रही है, ठीक है। कौवे ने क्यों पानी में पत्थर डाला, क्यों मटके में पत्थर डाला, क्योंकि उसको प्यास लगी थी, मतलब इट हैज़ अ रीज़न, है ना, कॉजेज हैं, रीजंस है ना उस चीज़ के। पत्थर डाला तो पानी, पत्थर डालता गया और पानी ऊपर आता गया, राइट। तो पानी ऊपर आया तो क्या हुआ, रिजल्ट, राइट, सॉरी, पानी ऊपर आया तो इफेक्ट, पत्थर डालने का इफेक्ट हुआ, और रिजल्ट क्या रहा, कौवे को प्यास लगी थी तो उसने पानी पी लिया, उसकी प्यास मिट गई, राइट। जब भी आप कोई कहानी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी यही है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब भी आप कोई चैप्टर सुनते हैं, कोई समझाता है, तो आप कोशिश करें कि आप उसमें कॉजेज, रीजंस, इफेक्ट्स और रिजल्ट्स ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। कि अगर कोई भी इंसिडेंट शुरू हुआ, अगर फ्रीडम स्ट्रगल चालू हुआ तो क्यों हुआ, कोई कारण था ना, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के जो रूल था, जो क्राउन रूल था या जो ब्रिटिश रूल था, हम उससे परेशान हो गए थे। क्यों परेशान हुए, उसके अलग अलग रीजंस हैं, राइट। सिपाहीज या जो सिपाही थे वो अलग परेशान थे, फार्मर्स अलग परेशान थे, ज़मींदार अलग परेशान थे, गेटिंग, पुअर पीपल अलग अलग परेशान थे, बिजनेसमैन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सारे लोग अलग अलग तरीके से परेशान थे। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कॉजेज हुए, राइट। फिर इफेक्ट क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों ने क्या करना चालू किया, प्रोटेस्ट करना चालू किया, लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल चलाने चालू किए, तो बहुत सारे लोग उससे जुड़ते चले गए और इंस्पायर होते चले गए, है ना। सब ने कोशिश की कि हम अपना अपना रोल प्ले अगर इसमें करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ या ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि इतने सारे लोग एक साथ जुड़ गए कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू फ्री दी कंट्री ऑफ इंडिया, राइट। तो आप जब कोई भी कहानी पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसको पढ़ बस मत लो, पढ़ लोगे तो दिमाग में, जैसे आपने जितनी कम मेहनत आप उसमें करेंगे उतना कम मेहनत सब्जेक्ट आपके ऊपर करेगा, राइट। अगर आप सब्जेक्ट में थोड़ी भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो सब्जेक्ट आप पर मेहनत करने के लिए तैयार होगा। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ स्टोरी और व्हेनेवर यू रीडिंग एनी टॉपिक, मेक श्योर आप ध्यान रखें कि उसके कॉजेज क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, राइट। और रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा था तो आज़ाद हो गया। अब रिजल्ट जो एक्वायर हुआ है, जो मिला है रिजल्ट इतने समय के बाद, उस रिजल्ट को एक्चुअली पाने में बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, राइट। तो इस पूरे इवेंट से या सीरीज ऑफ इवेंट से लोगों के ऊपर, पीपल के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ा है, कौन सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, है ना। कुछ लोगों के माइंडसेट बदलेंगे, ठीक है, लोगों के बिजनेसेस बदलेंगे, ऑक्यूपेशंस बदलेंगी, काम करने के तरीके बदलेंगे, सोचने के तरीके और इवन सोसाइटी में रहने के तरीके भी चेंज होंगे, फाइन। तो किसी भी टॉपिक को नैरो माइंडेड होके नहीं पढ़ना है। जब भी आप किसी भी एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आपका दिमाग जो है वो अलग अलग जगह पर देखने के लिए तैयार हो, राइट। हर तरीके से देखें कि भैया सोसाइटी की क्या उस समय हालत थी, लोगों की क्या हालत थी, विमेन की क्या हालत थी, लोअर कास्ट पीपल की क्या हालत थी, राइट। किस तरीके से लोगों के पास जॉब्स थी, है ना, ट्राइबल पीपल्स के क्या हालत थी,
ब्रिटिशर्स किस तरीके से रूल कर रहे थे, क्या उनकी थिंकिंग थी, सती बंद कराया तो क्यों, विडो रीमैरिज शुरू कराया तो क्यों, है ना, चाइल्ड मैरिज को बंद कराने के लिए क्यों उन्होंने मेहनत की। तो इतनी सारी चीज़ें, जितना ज़्यादा सोच पाओगे उतना ज़्यादा समझ पाओगे। नो मैटर, कोई बात नहीं, अगर आप 1-2 बार कोशिश करते हैं, आप गलत सोचते हैं या आप गलत चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, सोच तो रहे हैं ना। कुछ नहीं सोचने से, कुछ नहीं करने से बेहतर है कि आप थोड़ा बहुत सोचें और कोशिश करें कि रीड इस तरीके से करें या अपने टीचर से इस तरीके से क्वेश्चंस करें कि वो आपको सही डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर करें। सोचना इंपॉर्टेंट है और सही डायरेक्शन में सोचना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों में आलस कर रहे हैं तो बस आपके लिए सब्जेक्ट तो बोरिंग हो गई ना। जो चीज़ें सब्जेक्ट आपको देना चाहता है, जो सिखाना चाहता है, सोचना सिखा रहा है बेसिकली आपको। एसएसटी जो पूरा सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट्स को मिलाकर, मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ आपको क्या करने की कोशिश कर रहा है, सोचना सिखाता है। और आपको क्या लगता है कि एसएसटी बस एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ लो, राइट, कुछ बोरिंग लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, बस पढ़ लो और ख़त्म करो। नहीं, सब्जेक्ट का मतलब ही यही है कि वो आपको एक सोशल एनिमल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है ना। आपको सोचना सिखाना चाहता है, आपके पर्सपेक्टिव को वाइड करना चाहता है। तो पढ़ते पढ़ते अगर आप ये चीज़ें अपने सब्जेक्ट के साथ सीख लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट करने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय आप थॉटफुल रहें, है ना। सिर्फ ये मत पढ़ें जो एक लाइन लिखी है आप उसको पढ़ लें, नहीं, आपको उस एक लाइन को पढ़ने के बाद अपने दिमाग में कंटेम्पलेट करना है। आपको सोचना है उस थॉट के बारे में कि अच्छा, मेरे पास एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अब मैं इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से क्या क्या चीज़ें गेन कर सकती हूँ, ठीक है, या कौन कौन से तरीके से मैं इस पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को सोच सकती हूँ। इसको आप कहेंगे कंटेम्पलेट करना, राइट। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में आने दे रहे हैं और उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं या उसके बारे में और सोच नहीं रहे हैं तो फिर वो किसी मतलब की नहीं है ना, प्लस नहीं हो पाएगा उसमें कुछ भी। लेकिन अगर आप कंटेम्पलेट कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं सोचने की, तब वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके ब्रेन में ऐड होगा। और जब भी आप कंटेम्पलेट करना सीखते हैं तो आपको एनालाइज करना आ जाता है, ठीक है। कंटेम्पलेट करने से क्या होता है, एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में काफ़ी सोचना और सोचने के बाद जो चीज़ बताई नहीं गई है उसको भी समझना, गेटिंग। तो इसी चीज़ को आप कहेंगे एनालाइज करना, कि आपने सोच विचार के बहुत सारे तर्क उसमें लगाकर आप एक एंड रिजल्ट तक पहुंचे जो आपका खुद का है, किसी और ने आपको नहीं बताया, ठीक है, वो आपने खुद ने अपनी थिंकिंग से उसको सामने लेकर आए हैं आप, राइट। तो कंटेम्पलेट करना सीखेंगे तभी आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। और एक बार आपने एनालाइज करना सीख लिया तो फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी और के ऊपर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एनालाइज करना सीखें, लेकिन एनालाइज करने के लिए आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, माइंडसेट, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। whenever you are reading something or whenever you are learning about a topic, उस समय को या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वापस जाकर आप देखने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंसिडेंट्स पढ़ के वापस नहीं आना है। आपको कोशिश करनी है कि वहाँ पर आप खुद को इतना इन्वॉल्व करें कि आप उस समय पर लोगों के माइंडसेट क्या थे उसको समझ पाएँ, है ना। अगर मैं आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको नाजिज्म पढ़ा रही हूँ, मतलब हिटलर जिस समय पर जर्मनी में रूल कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, अगर मैं आपको उस समय की कहानी पढ़ा रही हूँ तो आपके पास इतना विजुअलाइजेशन होना चाहिए या इतना कंटेम्पलेट आपको उन चीज़ों को करना है कि आप खुद को फील कर पाएँ कि अगर मैं उस समय होती तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता, ठीक है, मेरी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होती, अगर मेरे पास जॉब नहीं होती तो उस समय मेरा दिमाग क्या सोच रहा होता, है ना, मैं कैसा फील कर रही होती उस कठिन सिचुएशन में जहाँ पर हिटलर जो है वो लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, है ना, ये वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन रही थी, राइट। अगर आप इतना कंटेम्पलेट कर पाएंगे तो आप उस समय लोगों के माइंडसेट को समझ पाएंगे। और माइंडसेट समझने का फ़ायदा क्या है, यू लर्न ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर समझ में आता है आपको समझ में आता है कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी पर्सन सोचता किस तरीके से है, और ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी आपके आंसर राइटिंग में। फाइन, देन अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें समझने की हैं, जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से आप उन सारी चीज़ों को मेमोराइज कर पाएंगे, है ना। फिर हिस्ट्री याद करना आपके लिए
टफ टास्क नहीं होगा। और मेमोराइज करने का अच्छा तरीका क्या है, अगर आप सीक्वेंस लर्न करना चाहते हैं तो फ्लो चार्ट्स की या पाई चार्ट्स तो नहीं, डायग्राम्स की मदद लें, ठीक है। ये आपको माइंड मैप्स बनाने में हेल्प करता है, राइट। फ्लो चार्ट्स बनाएगी, सीक्वेंस लिखें आप कि ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद ये पर्टिकुलर इंसिडेंट वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज थी, साइड साइड में फ्लो चार्ट्स बना ले, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मैं आपको वर्ल्ड वॉर पढ़ा रही हूँ, तो मैंने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ठीक है, कब हुआ, मैंने साइड में डेट लिख ली 1914 से 1918, राइट। अब वर्ल्ड वॉर 1 में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी मुझे ये लिखना है, तो मैंने ऐसे 2 एरो बनाए, यहाँ पर सेंट्रल पावर लिखा, यहाँ पर अलाइड पावर लिखा, राइट। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी मान लो, ठीक है, कौन हारा, जो भी हारा उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, जो जीता उसके ऊपर टिक लगा दिया, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स किसने साइन करी, उसमें क्या क्या था, पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। इन सब के कारण कौन सी सिचुएशन अराइज हुई जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ भी स्टैटिक नहीं है, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। लेकिन अगर आप एक बार इस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, इस तरीके से आपके नोट बन जाते हैं, तो फिर आपको मल्टीपल रीडिंग्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब बनता है, ये खुद मल्टीपल रीडिंग के बाद, एटलीस्ट आपको 2 रीडिंग देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप इसको सही तरीके से बना सकते हैं। तो रीड करने में कामचोरी ना करें, रीड करने से ना बचें, रीड करो, जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा आप इस तरीके से पूरे टॉपिक को 1 से 2 पेजेस के नोट्स में ख़त्म कर लोगे। और जब भी फिर आपको वो टॉपिक पढ़ना है, एग्जाम पर्पज से पढ़ना है, आंसर्स लिखने के पर्पज से पढ़ना है, आपको कोई रीडिंग नहीं करनी, आपको कोई बुक उठा के, कोई एनसीईआरटी उठा के नहीं पढ़नी, आपको केवल अपने नोट्स पढ़ने हैं, राइट। और मल्टीपल रीडिंग मदद कर देगी कि सिर्फ इतने 2 पेज के नोट्स में आप बड़े से बड़े आंसर्स को लिख सकते हैं, फाइन। सो फ्लो चार्ट्स को या डायग्राम्स को अगर आप यूज़ करते हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल इन मेमोराइजिंग ऑल दी फैक्ट्स इंक्लूडिंग डेट्स, ठीक है। मैंने बैठ के अलग से कभी भी याद नहीं किया कि 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। ये मुझे क्यों याद है, मल्टीपल रीडिंग्स, बार बार रीड किया, पढ़ाने के लिए तो और 4 बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल रीडिंग देते हैं तो आपको कभी भी बहुत हैवी टास्क नहीं लगेगा डेट्स को याद करना, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू स्टडी हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मेरा ऑब्जर्वेशन जो था वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई दूसरा तरीका है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जा सकता है या कौन सी चीज़ें बेटर वेज को प्रमोट करती हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको भी इंक्लूड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर सकें। क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या मानते हैं, बोरिंग, राइट। लेकिन पढ़ना तो है, अगर आप किसी सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, फाइन। Now coming to the second part of today's lecture, how to score good marks in history, ठीक है। Most of the students interested नहीं होंगे कि टॉपिक को या सब्जेक्ट को पढ़ते कैसे हैं, है ना। This is rule. Many people do not want to go to the long way, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, राइट। तो ये लॉन्ग वे है, लेकिन ये लॉन्ग वे हमेशा क्या करेगा, या ये जो लॉन्ग कट है ये हमेशा आपको हेल्पफुल रहेगा, इस एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं, आगे जब भी आप कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तब हमेशा आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स वहाँ पर हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपको अभी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर हम एक जिस्ट में ये डिस्कस कर सकते हैं कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आप किस तरीके से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द क्वेश्चन। नीड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही आंसर देना है। अब आप बोलोगे कि मैडम ये कोई बताने वाली बात थी, ऑब्वियस सी बात है कि जो क्वेश्चन पूछेंगे वही आंसर लिखेंगे। हाँ, ये बात बताने वाली है, वाई, बिकॉज आई एम अ टीचर, और मैं जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, जब मैं बच्चों की कॉपीज चेक करती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, आप वो लिखते हैं जो आपको आता है, बल्कि आपको वो लिखना चाहिए जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राइट। तो कभी भी क्वेश्चंस को पढ़ने में हड़बड़ी मत करो, रीड केयरफुली कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या वो किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट के कॉजेस को पूछ रहा है,
या वो उसके रिजल्ट को पूछ रहा है, या वो उसके इफेक्ट को पूछ रहा है। तीनों अलग अलग है, राइट। अगर आप उसमें तीनों चीज़ों में आप एक ही आंसर लिख के आ रहे हैं तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, जो पूछ रहा है वो लिखो। और नहीं आता है तो भी वही जो पूछा जा रहा है उससे ही रिलेट करके बाकी चीज़ें लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ रहा है फ्रीडम स्ट्रगल क्या है और आप समझा रहे हो कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से काम करते थे, राइट। अब आप बोलोगे कि दोनों तो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड था। नहीं, इस तरीके से काम नहीं होता है। ठीक है, जो पूछा जा रहा है उसका आंसर दो, और अगर आंसर नहीं भी बनता है और रिलेटेबल चीज़ें लिखना चाहते हो तो जो पूछा जा रहा है उसके ही अराउंड घुमा के सारी चीज़ें लिखो। कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड लिख के नहीं आना एग्जाम में, अदरवाइज मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, राइट। और अननेसेसरी टेक्स्ट लिखोगे तो टीचर फ्रस्ट्रेट और होगा पढ़ के, तो वैसे भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट, while writing the answers of history, you should remember कि हिस्ट्री के आंसर्स जनरली कैसे होते हैं, लॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनालिसिस ही पूछा जाता है जनरली। इफेक्ट्स भी पूछ रहा है तो आपको कोई एक इफेक्ट बता के तो नहीं छोड़ना है, 3-4 इफेक्ट्स लिखने हैं, राइट। तो इसमें आप क्या फॉर्मेट कैसे यूज कर सकते हो कि पैराग्राफ और पॉइंट्स दोनों का यूज किया जाए। ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स का यूज किया जाए और जो चीज़ें बिल्कुल स्पेसिफिक है उनको तो पॉइंट्स में ही लिख के छोड़ दो, राइट। पॉइंट्स में आंसर लिखना सबसे बेस्ट होता है, लेकिन सिविक्स या आप कहें जनरली सिविक्स जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है, पॉइंट्स में आंसर मांगे जाते हैं क्योंकि जो फैक्ट है वो है, राइट। इलेक्शन कैसे होता है ये फैक्ट है, आप लिख के आए, दैट्स इट। पॉइंट्स में लिख दो, काम खत्म। वहाँ पे पैराग्राफ में दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन जब आप हिस्ट्री के आंसर्स लिखते हैं तो कहीं पर आपको पैराग्राफ्स को भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स तो स्पेसिफिक जो फैक्ट है, ठीक है, उसको लिखने में पॉइंट यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन हिस्ट्री में सो मैनी टाइम्स यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है, आपको समझाना पड़ता है कि किसी भी इंसिडेंट के इफेक्ट्स हैं या रीजंस हैं या रिजल्ट हैं या माइंडसेट जो उस समय लोगों का था या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो कैसी थी। तो यू हैव टू यूज स्मॉल पैराग्राफ्स, राइट। एंड इवन मेक श्योर क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया पॉइंट्स में आंसर लिखना भी है या नहीं। समटाइम्स पॉइंट्स आर नॉट इवन इंक्लूडेड इन हिस्ट्री आंसर्स, दैट इज ऑल्सो ओके। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप आंसर्स में पॉइंट्स लिखना चाहते हैं या आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ के पॉइंट्स और पैराग्राफ दोनों का यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है? आंसर लिखने का एक सही स्ट्रक्चर, अगर हम सीधे सीधे बात करें, ठीक है। सही स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आपसे वर्ल्ड वॉर के ही बारे में पूछा जा रहा है, राइट। तो वर्ल्ड वॉर, अगर मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि राइट अबाउट वर्ल्ड वॉर 1 इन डिटेल, ठीक। अब आपके पास सपोज ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है कि राइट अबाउट वर्ल्ड वॉर 1 इन डिटेल, ठीक है। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यू हैव टू फॉलो अ फॉर्मेट, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस आपके पास होना चाहिए कि पहले आप तो एक्सप्लेन करोगे एक छोटे से पैराग्राफ में कि वर्ल्ड वॉर 1 था क्या, राइट। आप डेट मेंशन करोगे, आप दोनों पार्टीज या जो दोनों ग्रुप्स बन गए थे कंट्रीज के वो कौन कौन से थे, उनमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, ये लिखोगे आप एक छोटे से पैराग्राफ में, राइट। आफ्टर दैट ऐसा नहीं कि आप वर्ल्ड वॉर 1 का सीधा रिजल्ट लिख दोगे, फिर कहीं बाद में आप कॉजेज लिख रहे हो, रीजंस लिख रहे हो, ठीक है, क्या उस समय लोग क्या सोच रहे थे या किस तरीके की परेशानियां थी, ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखना है, ठीक है। और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मिक्सअप करना है, ठीक। पहले आप वर्ल्ड वॉर 1 को समझाओ, ठीक है, सिंपली एक्सप्लेन द टॉपिक, राइट। आफ्टर दैट यू कैन गिव अ बिट ऑफ डिटेल्स, ठीक है, जैसे कि डेट या फिर पार्टीज जो थी इन्वॉल्व जो थी उनका नाम लिख सकते हैं आप इसमें, राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू राइज कॉजेस कि भैया कौन कौन से कॉजेस थे, कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 जैसी सिचुएशंस क्रिएट होते चली गई, राइट। कॉजेस के बाद यू शुड राइट रिजल्ट, ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर 1 जब अल्टीमेटली कंट्रीज ने लड़ा तो उसमें कौन जीता, ठीक है, और क्यों जीता, राइट। रीजन रिजल्ट में आपको वाई भी लिखना पड़ेगा कि भाई कोई भी कंट्री जीती या कोई भी ग्रुप जीता तो क्यों जीता, है ना, क्या कारण थे, उनके पास कौन से ऐसे पॉजिटिव्स थे जिसके कारण वो जीत गए। आफ्टर रिजल्ट यू शुड राइट इफेक्ट, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज जीते थे
तो उसका बाकी लोगों के ऊपर क्या असर हुआ, जो जीते उनके ऊपर क्या असर था, जो हारे उनके ऊपर क्या असर था, और पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर था। वर्ल्ड वॉर था ना, सारे लोग इन्वॉल्व थे, राइट, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर इन्वॉल्व। डन। तो ये एक फॉर्मेट है ना, प्रॉपर फॉर्मेट है। अगर आप ये प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करते हैं, इवन अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं कहीं पर आप मिस आउट कर रहे हैं, लेकिन आपने ये प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया है, तो भी कहीं ना कहीं आपको 2.5 से 3 नंबर तो आराम से मिलेंगे, राइट। और अगर आपके टीचर्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है या वो स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मार्क्स भी आपको दे सकते हैं। मैं तो नहीं दूंगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने पूरा एक फॉर्मेट फॉलो किया है और अंदर भी चीज़ें लिखी हैं, राइट। बहुत ही डिटेल में नहीं जा रहे हो, एज नहीं दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। चलो, मेरे मार्क्स ना देने का कारण क्या है कि अगर आप यहाँ गलत कर रहे हैं जहाँ पर मैं आपकी कॉपीज चेक कर पा रही हूँ, तो आई विल करेक्ट दोज मिस्टेक्स, ताकि आप आगे कहीं और जाके वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें, राइट। दैट इज़ आई डू नॉट प्रोवाइड, जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स पर तो मैं मार्क्स आराम से काटती हूँ, ठीक है, ताकि आप उससे सीख सकें। चलो, लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास? हिस्ट्री के आंसर्स ऑलरेडी लंबे होते हैं, तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है। जितना पूछ रहा है उतना लिखो। इवन अगर आंसर नहीं भी बन रहा है तो कोशिश करो कि जो पूछा जा रहा है उससे ही रिलेटेड लिखें और लिमिटेड लिखें। नहीं बन रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू डू नॉट नो ABCD ऑफ दैट टॉपिक, नो प्रॉब्लम, 2-4-5 लाइन लिखो और ख़त्म करो। अननेसेसरी आप आधा पेज भरने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो पढ़ते पढ़ते एक तो टीचर को 2-4 लाइन पढ़ने के बाद समझ में आ ही जाता है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपसे बन रहा होगा तो वो उसके आके रीड करेगा, अदरवाइज वहीं काट देगा। तो ना आपकी मेहनत वेस्ट होनी चाहिए, ना टीचर का फ्रस्ट्रेट होना बनता है इस पर, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन अल्टीमेटली स्कोर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स इन एनी ऑफ योर हिस्ट्री एग्जाम्स। डन। तो इस तरीके से एटलीस्ट ये पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स लिखने में मदद होगी, राइट। पैराग्राफ पॉइंट्स का यूज़ करें, क्वेश्चंस की नीड समझें, फॉर्मेट सही फॉलो करें। अमंग ऑल दीज ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नो मैटर आप आंसर कैसे लिखते हैं, कभी कभी अगर आपने सही चीज़ें लिखी हैं तो इस फॉर्मेट को भी उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एंड समटाइम्स इसको भी उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये दो जो पॉइंट है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और दूसरा आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखें, देन एक प्रॉपर फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट how to study history and how you can score good marks in history according to my observation, right। मेरे ऑब्जर्वेशन, मेरी स्टडी के हिसाब से मैंने इतने सारे पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश की। नाउ इट्स योर टर्न। आपको जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑब्जर्वेशन से कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने मिस आउट किए या जो मुझे पता नहीं है, डू लेट मी इन दी कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। और आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं या जिनके ऊपर मुझे लेक्चर बनाने चाहिए। फाइन। And if you like the lecture, comment and tell me. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.